Now chapter 5 of class 8th डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डाटा क्या है। अब डाटा कोई भी रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग टेस्ट के मार्क्स इकट्ठे करते हैं, वो एक डाटा हो सकता है। बच्चों की हाइट लिखते हैं, वो एक डाटा हो सकता है। विड्थ लिखते हैं किसी की, वो एक डाटा हो सकता है। किसी मैच में रन्स कितने बनाए किसी ने, हाइट, वेट, ये सब डाटा है। अब डाटा हैंडलिंग किसे कहते हैं? डाटा हैंडलिंग मीन्स गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन एंड देन रिप्रेजेंटिंग इट इन अ वे दैट इज़ मीनिंगफुल टू अदर्स। मीन्स हर तरह का डाटा जमा करना, उस डाटा को रिकॉर्ड करना और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के तरह ऐसे प्रेजेंट करना कि वो दूसरे के लिए काम आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, आपने 40 बच्चों के मार्क्स लिख लिए, लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि भाई कितने बच्चे हैं जिनको A+ मिला है, तो आप इमीडिएटली नहीं बता सकते, आपको काउंटिंग करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसकी एक सॉर्टेड लिस्ट बना ले कि 40 से अबोव वाले इतने हैं, 50 से अबोव वाले इतने हैं, 60 से अबोव वाले इतने हैं, तो वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन जाएगी और वो डाटा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर आप उसको आसानी से दूसरे किसी को बता सकते हैं कि ये डाटा हमें ऐसे बताना है। अब डाटा हैंडलिंग का एक और नाम है जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स। वो 9th और 10th क्लास में डाटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम स्टैटिस्टिक्स हो जाता है। तो इसमें मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट में ये आता है। अब इसमें क्या क्या हमें करना होता है डाटा हैंडलिंग में? सबसे पहले तो हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। अब डाटा कलेक्ट करने के लिए आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। फिर उस डाटा को रिकॉर्ड करना मतलब कोई टीवी में रिकॉर्ड करना है, इसमें मोबाइल में रिकॉर्ड करना, ऐसा नहीं है। आप कॉपी में लिख रहे हैं, वो भी एक तरह की रिकॉर्डिंग है। Then analyzing means you are observing the data, you are making some conclusion, वो होता है एनालाइजिंग। उसके बाद शेयरिंग आप दूसरे को बता रहे हैं, दैट इज शेयरिंग। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैंने लिया है। नेशनल सेंसस आप सबको पता है, हर 10 ईयर्स में होता है। उसमें हर तरह की काउंटिंग होती है, क्या है क्या नहीं, पोलर वोटर लिस्ट बनाना। तो ये अब डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है? मैंने अभी बताया कि आपने सारे बच्चों की हाइट लिख ली, लेकिन उस हाइट को जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। डाटा मीन्स रॉ फैक्ट, और जब उसको हम प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब कोई नंबर कितनी बार आ रहा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, कुछ हाइट लिखी हुई है। अब हाइट में देखिए 139 जो नंबर है, किसी बच्चे की हाइट 139 एक ही बार आ रही, मतलब मैं कहूँगी कि एक ही बच्चे की हाइट 139। Now 145 is there, so 145 is displayed 2 times. So I will say that there are 2 children whose height is 145 centimeter. Similarly, 150 is also 2 times. So I can say 150 centimeter height is of 2 students. So this is called frequency. Okay, how many times a particular number is appearing in the data set, that is called frequency. So here is the definition: frequency of any value is the number of times that value appears in a data set. ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम टेलीमार्क्स भी यूज़ करते हैं या डायरेक्ट भी करते हैं। तो डायरेक्ट, अगर when data is less you can use it directly, but if data is 100 or 1000 or some lakhs, you have to use telemarks. Okay. Now next thing, histogram and bar graph. You all of know bar graph. बार ग्राफ जो होती है वो हम अलग अलग बनाते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक लिया है बर्थडे ऑफ स्टूडेंट्स बाय मंथ। अब जैसे किसी बच्चे का बर्थडे
जनवरी में है तो वो और किसी मंथ में नहीं होगा। उसका बर्थडे अगर जनवरी में है तो वो किसी और मंथ में नहीं होगा, तो वो एक इंडिविजुअल एंट्री होगी। अब जिस बच्चे का बर्थडे फरवरी में है उसका दूसरे मंथ में नहीं होगा। तो ये बार जो है हर मंथ के अलग अलग बन रहे हैं। तो ये हुआ बार ग्राफ। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस जैसे अब मार्क्स मैंने लिए हैं, जैसे PT1 के मार्क लिए, समेटिव असेसमेंट के या किसी के 40 मार्क्स का टेस्ट है। अब हमने देखा कि 10 मार्क्स तक के किसी को नहीं मिले हैं, 10 to 15 मार्क्स में कुछ बच्चे हैं, उसके बाद 15 to 20 में भी कुछ बच्चे हैं। तो ये कंटिन्यूअस डाटा है, ये अलग अलग नहीं है, इनके बार्स के बीच में कोई गैप नहीं है, जबकि बार ग्राफ के बार के बीच में गैप होती है। तो ये मेन डिफरेंस है कि दोनों के बीच में गैप नहीं होती है। अब इसका डिफरेंस हम नोट करते हैं, यहाँ भी डिफरेंस ही दिखा है यहाँ कि देयर आर गैप्स बिटवीन बार्स, किसके बार में, जबकि हिस्टोग्राम के गैप्स नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद बार ग्राफ जो हैं एक जैसी विड्थ के होते हैं, इधर देखिए, जबकि हिस्टोग्राम में विड्थ कम ज़्यादा भी हो सकती है। दे आर ऑफ डिफरेंट विड्थ पॉसिबल हैं। ठीक है। उसी तरह से एक और बार यही डिफरेंस क्लियर कर लीजिए। हिस्टोग्राम मीन्स कंटिन्यूअस बार्स एंड बार ग्राफ मीन्स डिफरेंट बार्स, इंडिविजुअल एंट्री, R bars are same width separated from each other with same distance, but in case of histogram there is no distance between the bars. Okay, so again gaps are there, that is bar graph, no gaps are there, that is histogram. Now come to first question. The number of letters where you have to use histogram and where you have to use bar graph. Number of letters for different areas in a postman's bag. अब एरिया कंबाइन नहीं हो सकते हैं, एरिया अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल नासिक इज़ डिफरेंट एरिया, मुंबई इज़ डिफरेंट एरिया, और किसी पोस्टमैन के लिए भी एरियाज अगर हैं तो सिविल लाइंस इज़ डिफरेंट एरिया and other bus stand is different area, railway station is different area. So here you can use only histogram, you cannot use here bar graph. Now height of competitors in athletics meet. Now height may be continue, some athletes may have height from 140 centimeter to 160 centimeter, then some may have 160 centimeter to 180 centimeter. So it is continuous data. So here the answer is mentioned because of this. Histogram is graphical representation of data, is data represented in manner of class interval. So in case of B and D, we would use a histogram to show the data, क्योंकि ये डाटा कंटिन्यूअस है, हाइट भी कंटिन्यूअस है और पैसेंजर्स जो आ रहे हैं 7 AM के बाद 8 AM 9 AM इस तरह से आ रहे हैं, तो ये B और D में आपको हिस्टोग्राम ही लगेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल एंट्री नहीं है, ये कंटिन्यूअस एंट्री। जबकि A और C में, A और C ये अलग अलग एंट्रीज हैं, तो ये हमारे लिए बार ग्राफ यूज होंगे। नाउ क्वेश्चन 2 में आपके लिए कुछ वैल्यूज़ दी हैं, तो आपको सबसे पहले W काउंट करना है। अब यहाँ डाटा बहुत सारा है, तो आप हर W के लिए एक टैली मार्क लगाते जाइए। जैसे जैसे आप टैली मार्क लगाते जाएंगे आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो W के लिए टोटल टैली मार्क्स हो गए हैं 28, उसी तरीके से M के लिए 15 हुए, देन B एंड G। तो ये टैली मार्क्स लगा के हमने काउंट कर लिए कि M कितनी बार आ रहा है, W कितनी बार आ रहा है, B कितनी बार आ रहा है और G कितनी बार है। और जब हमें ये वैल्यूज़ मिल गई तो हम बार ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए ग्राफ पेपर लेंगे,
ग्राफ पेपर पे एक तरफ लिखेंगे हम नंबर ऑफ शॉपर्स। अब यहाँ मैक्सिमम नंबर 28 है और मिनिमम नंबर 5 है, तो हम ऐसी स्केल लेंगे जिसमें ये वैल्यूज़ इजीली आ जाएं। तो जैसे यहाँ हमने ली है 2, 4, 6, 8, 10, 2 के डिफरेंस से ये स्केल ली है। और फिर चारों शॉपर्स अलग अलग होंगे तो ये इंडिविजुअल एंट्री होगी। तो पहले हम एम को बनाएंगे। एम जो है उसकी वैल्यू आ रही है 15। पहले डब्ल्यू को भी बना सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं रहता कि पहले इसको ही बनाना है पहले उसको ही बनाना है, आप किसी को भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहले एम बना रखा है, लेकिन आप डब्ल्यू भी पहले बना सकते हैं। तो जितनी वैल्यूज़ हैं उसको हमें वाई एक्सिस पे देखना है और शॉपर्स के नाम एक्स एक्सिस पे लिखना है। वैसे ही क्वेश्चन 2 आपका है वीकली वेजेस। अब यहाँ वीकली वेजेस दिए हैं। अब ये भी डाटा ज़्यादा है, इसलिए हम एक एक का नहीं बनाएंगे, हम एक ग्रुप ले लेंगे 800 to 810। अब 800 to 810 में कितने लोग आ रहे हैं? अब जो 810 वाला है उसको भी हम यहीं इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ 3 वर्कर्स हैं। वैसे 810 से 820 वाले, इसमें 810 इंक्लूड करेंगे, 820 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम काउंटिंग कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हैं तो टैली मार्क्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं कर सकते हैं तो टैली मार्क्स बना के करना। तो इस तरीके से काउंटिंग कर ली और इसका आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। ये आपने 6th-7th क्लास में भी किए हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in 4th question you have to consider data of question 3. How many workers earn 850 and more? तो यहाँ 850 वाले हैं, अप टू 850 वाले 5 हैं। तो जहाँ 850 सबसे ज़्यादा, 850 से जो शुरू हो रहा है उस क्लास को लेना है। ये 850 से ये शुरू हो रही है, इसके वर्कर है 1, 3, 1, 1, 4। यहाँ से देखना है, जो 850 से शुरू हो रही है उस क्लास को देखना है। तो 1 + 3 4 + 1 5 + 1 6 + 4 10। तो ये हम कहेंगे कि 10 वर्कर्स हैं, दे आर अर्निंग मोर देन 850। तो बाकी के 20 - 10 30, 30 - 10 20। तो 20 वर्कर्स अर्न लेस देन 850। Now next one, number of hours for which students of particular class watch television. तो ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब इससे हमें रीड करना है। तो सबसे पहले ये दिया है कि फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बड़ा बार कौन सा है। तो मुझे 32 का दिख रहा है, तो 32 के नीचे की वैल्यू देखना है। 32 बना है 4 to 5, तो हम लिखेंगे 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। उसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी लेस देन 4 आवर्स। अब लेस देन 4 आवर्स में 1 2 आएगा, 2 3 आएगा और 3 to 4 आएगा। तो 4 + 8 12 स्टूडेंट्स और प्लस 22, तो ये आ जाएगा 34 स्टूडेंट्स वॉच टीवी लेस देन 4 आवर्स। देन 14 स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स। मोर देन 5 आवर्स में 5 के बाद वाले यानी 8 और 6, तो ये हो जाएंगे 14 स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटेड। यू कैन राइट द सॉल्यूशंस।